यह कहानी है अब्दुलपुर नामक गांव की, जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक चुड़ैल उनके गांव में आ जाती है और रोजाना रात को 2 से 3 लोगों का खून पी जाती है। लोगों की इस प्रकार से हत्या को देखकर सभी लोग बहुत घबराने लगते हैं और एक दिन वह पंचायत लगाते हैं। उसमें वह फैसला लेते हैं, आज हम सभी लोग तांत्रिक के पास जाएंगे और उनको यह सारी बात बताएंगे। सभी लोग सरपंच की बात सुनकर खुश हो गए और सभी लोग कुछ समय बाद तांत्रिक के पास जाने के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ही वह तांत्रिक के पास जा पहुँचे और उनको वह सारी बात बताई। अच्छा, ये चुड़ैल तो अपनी हद पार कर रही है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। यह कहकर तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगता है और उसके सामने कुछ जादुई डंडे आ जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक ने उन्हें जादुई डंडे दिए, जिससे वह लोग चुड़ैल को मार सके। सभी लोग अपने गांव वापस लौट आते हैं और रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। रात होने पर सभी लोग छुपकर बैठ जाते हैं और गांव में बने एक चबूतरे पर 2 लोगों को सोने के लिए बोल देते हैं। कुछ समय बाद चुड़ैल आती है और उन 2 लोगों को देखकर खुश होकर नाचने लगती है। अरे वाह, आज तो ये लोग मुझे बाहर ही मिल गए। रोज़ तो मुझे घर से लोगों को निकालना पड़ता था। ओए होए। और चुड़ैल जैसे ही उनके पास गई तो उनमें से एक पुकारा, अरे गांव वालों, कहाँ गए सब की सब? अरे जल्दी आओ, आ गई चुड़ैल। सभी गांव वालों ने चुड़ैल को घेर लिया और उसे जादुई डंडों से खूब मारते हैं और चुड़ैल जोर जोर से पुकारने चिल्लाने लगती है, परंतु गांव वाले उनकी पुकार को अनसुना कर देते हैं। उसे पीट पीट कर उसके खून निकाल देते हैं। अरे बाप रे बाप, इसका खून तो नीला है भाई। इतने में एक आदमी आग से जली हुई एक मसाल लाता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। सभी लोग चुड़ैल के जलने पर खुशी से नाचने लगते हैं और सभी फिर से खुश रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। इस कहानी का नाम राजा और बूढ़ा आदमी। पुराने ज़माने की यह बात बहुत ही दिलचस्प और बड़ी सीख देने वाली है। उस ज़माने में राजाओं का राज हुआ करता था। भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुआ करते थे और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी आदतें हुआ करती थी। एक राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी लोगों को यह कह रखा था कि अगर वो किसी की तारीफ में वाह कर दे तो उस व्यक्ति को इनाम में 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी। हालांकि यह राजा इतनी आसानी से किसी की बात से या काम से प्रभावित नहीं होता था, इसलिए उसके आदमियों को कभी किसी को मोहरें देने की नौबत आई ही नहीं। एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। बीच सफ़र में एक बूढ़ा आदमी का घर आया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 90 साल से भी ज़्यादा का लग रहा था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, फिर भी वह बड़ी मेहनत से एक फल देने वाला पेड़ का पौधा अपने घर के बगीचे में लगा रहा था। राजा को उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा जो फल का पौधा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। बूढ़ा आदमी की हालत देखकर लगता है कि वह शायद ही 1-2 साल और निकाल पाएगा। फिर बूढ़ा आदमी क्यों इतनी मेहनत और तकलीफ़ उठा रहा है?
राजा अपने आदमियों के साथ उन्हें के पास पहुंचा और उससे यह प्रश्न बूढ़े से किया तो बूढ़े ने कहा, महाराज, अगर यही सोच मेरे दादा परदादा रखते तो आप मेरे बगीचे के इन कई पेड़ों को जो वह मेरी उम्र के थे तब लगा कर गए थे शायद यहाँ नहीं देख पाते और ना ही मुझे उनसे फल खाने के लिए मिलते जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगाया था। मैं भी अपने बच्चों और बच्चों के भी बच्चों का ध्यान में रखकर इस पौधे को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उसका कर्ज अदा किया था, अब मैं उनका फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो उनके मुंह से वह निकल गया। राजा के मुंह से वह शब्द सुनते ही बूढ़े आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्रे की थैली इनाम के रूप में दे दी। 1000 सोना मोहरे पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखिए महाराज, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाया, लेकिन इस पौधे ने तो मुझे आज ही सोना मोहरे के रूप में फल दे दिया। बूढ़ा आदमी के सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर राजा ने फिर से 2 बार वाह वाह बोला। राजा ने के आदमियों तो आदेश के अनुसार हर वह शब्द के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रे देनी थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 2000 सोने मोहरे और दे दी। फिर से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं पाकर बूढ़ा आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो उस बात पर विश्वास हो गया। राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह 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 निकल गया और बूढ़े आदमी को 3000 सोने मोहरे और मिल गई। दोस्तों, यह कहानी जितनी मज़ेदार है उतनी ही गहरी बात भी सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यह काम सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। हेलो गाइस, आज मैं आपको रियल लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियत ने उस लड़की से इस लड़की को मिला ही दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तब उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी काफ़ी शब्द से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि वह लड़की हमें गूंगी समझती है। इसके साथ ही
साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर में नौकर है, ना कि मालिक। जब भी वह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़ उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। जब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उससे पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज के खाने को कहती थी। इस दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू से भर आए और वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगेगा तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। धन्यवाद। प्रेमी कपल की कहानी। एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने एक दवा की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़के की मम्मी रसोई घर में तल्लीन थी। वो ये बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया था, इसलिए उसने उसमें की दवाई पूरी पी ली थी। उस दवाई की छोटे बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वह लड़का नीचे गिरा तब उसकी मम्मी उसे जल्द से जल्द दवाखाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेगी।
जब लड़के के परेशान पिता दवाखाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी और देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनापेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने खुद ने वह बोतल उठाकर बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ ये सब न होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उसका एकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उसे दिया। सच्चा प्यार और विश्वास। एक अंधी लड़की अपने आप से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वह अंधी थी। वह एक लड़के को छोड़कर जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, बाकी सभी से नफरत करती थी। वह लड़का उससे बहुत प्यार करता था और उस लड़की की देखभाल भी करता था। वह लड़की हमेशा कहती थी कि अगर किसी दिन वह ये दुनिया देख पाएगी तो निश्चित ही उसी से शादी करेगी। अचानक एक दिन किसी ने उस लड़की को अपनी आंखें दान कर दी, तभी से वह सब कुछ देख सकती थी। तभी उसने उस लड़के को भी देखा। लड़के ने उससे पूछा, अब तुम सब देख सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसे देखकर लड़की को अचानक सदमा सा लग गया था। उसने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ये लड़का भी अंधा ही होगा। उसने सोचा कि ये ज़िंदगी भरे एक अंधे लड़के के साथ रहना पड़ेगा, इसीलिए उसने शादी से भी इनकार कर दिया। लड़का अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन बाद उसने लड़की को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी, मेरी आंखों को अच्छी तरह संभाल कर रखना। इसी तरह ज़िंदगी में जब जब अपना स्टेटस बदलता है तब तक लोगों की आपके लिए सोच भी बदलती है। केवल कुछ ही याद रख पाते हैं कि पहले उनका जीवन कैसे था। जीवन में अच्छा समय आने के बाद वे बुरे समय के साथ देने वाले साथियों के बारे में भूल जाते हैं। हेलो दोस्तों, हम आपको बीरबल अकबर की एक कहानी सुनाएंगे, अंधों की सूची। एक बार रानी ने राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए, अकबर सम्राट ने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ बाजार के बीच में बैठ जाते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग
उसके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल की हरकत के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों है। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जापना, आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोगों कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था। फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट दिखी ही नहीं। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आँख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। साहसी अपराधी। यह कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सब बताओ कि इस अपराधी के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप है। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाइयाँ देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि क्योंकि राजा की मूंछ खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। सीख: दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। सेम एक छोटा बच्चा था। उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह से उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सेम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सेम एकदम चुप था। कुछ कहने के बजाय सेम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी ने बताया, मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर ने बताया, मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड ने कहा, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। इन फोटोज को और पूरी बात सुनने के बाद आप बता सकते हो कि अपहरण किसने किया होगा।
पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सेम ने चित्र बनाया था, इसलिए पेंटर ही वो अपहरण करता है। 4 लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में घुप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रांच गायब हो जाता है। नैन्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो, मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। एडम, मैं तो सो रहा था। गैरी, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। ये फ़ोटोज़ को देखकर आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है बीरबल की कल्पना। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र या पेंट करना नहीं जानता हूँ और मैं केवल एक मंत्री हूँ। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने 1 हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं बीरबल को फांसी दे दूंगा। 1 हफ्ते बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ ज़मीन और आसमान दिख रहा था। नजारा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह क्या करने की सोच रहे हैं। बीरबल कहते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाले गाय के पेंटिंग को बनाया है। बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर चली गई, इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ ज़मीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्मार्ट सोच आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। सुपरस्टार का अनुमान लगाया। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फ़ोटो खींचने लगी। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फ़ोटो और सेल्फी ली। इन फ़ोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें आलिया कौन है। यह लड़की चारों फ़ोटो में दिख रही है, इसका मतलब यह आलिया है। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल ने बताया, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। टीचर ने बताया, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। मेल बॉय ने बताया, मैं तो मेल बांटने में गया था, कुछ नहीं पता मुझे। जमादार ने बताया, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, कुछ नहीं पता मुझे। क्या आप इन सभी के जवाबों को ध्यान से सुनकर बता सकते हो क्या मर्डर किसने किया होगा? इसका सही आंसर है टीचर। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर सकती है? इसका मतलब वह झूठ बोल रही है और हत्या इसी ने की है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बीरबल अकबर की एक और नई कहानी लेकर आए हैं
जिसका नाम है गलत आदत का एहसास। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत को लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए उन्होंने मदद के लिए एक साधु को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद साधु ने बताया कि कुछ दिन बाद समाधान लेकर दरबार में आएंगे, और फिर यह कहकर साधु चले गए। साधु के इस व्यवहार से अकबर बहुत खिन्न हुए। कुछ दिनों के बाद जब साधु वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदतों के परिणाम के बारे में समझाया, और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर गुस्से में था कि साधु पिछली बार ऐसा कर सकते थे, और अन्य दरबारियों ने भी राजा से साधु को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल कूद पड़े और समस्या की। चूँकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं। लेकिन इस बार संत साफ हो सकते थे, और वह आत्मविश्वास से यहाँ बात कर सकते हैं कि वह स्वयं क्या मानते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पहले खुद की आदत को सुधारो, फिर दूसरे की आदत को। आज की कहानी से हम चाणक्य की कहानी से चाणक्य की सीख को बताएंगे। चाणक्य एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वहाँ अनेक लोग उनसे परामर्श और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जिस जंगल में वह रहते थे वह पत्थरों और कटीली झाड़ियों से भरा था। चूँकि उस समय प्राय नंगे पैर रहने का ही चलन था, इसलिए उसके निवास पर पहुँचने में लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों के पांव लहूलुहान हो जाते थे। एक दिन लोग उस मार्ग से बेहद परेशानियों का सामना कर चाणक्य तक पहुँचे। एक व्यक्ति उससे निवेदन करते हुए बोला, आपके पास पहुँचने में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आप महाराज से कहकर यहाँ की ज़मीन को चमड़े से ढकवाकर की व्यवस्था करा दे, इससे लोगों को आराम होगा। उसकी बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, केवल यही चमड़ा बिछवाने से समस्या हल नहीं होगी। कटीले व पथरीले पत्थर तो इस विश्व में अनगिनत हैं। ऐसे में पूरे विश्व में चमड़ा बिछवाना तो असंभव है। हाँ, यदि आप लोग चमड़े द्वारा अपने पैर को सुरक्षित कर ले तो अवश्य ही पथरीले पत्थर व कटीली झाड़ियाँ के प्रकोप से बच सकते हैं। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुजी, मैं अब ऐसा ही करूँगा। इसके बाद चाणक्य बोले, देखो, मेरी इस बात के पीछे भी गहरा सार है। तुम दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारो, इसके तुम अपने कार्य में विजय अवश्य हासिल कर लोगे। दुनिया को नसीहत देने वाले कुछ नहीं कर पाता, जबकि अपना उसका स्वयं पालन करने वाला कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इस बात से सभी सहमत हो गए। हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आज अपनी वैल्यू बढ़ाने का बेस्ट टिप्स बताएंगे। नंबर फर्स्ट, आप अपनी वैल्यू खुद करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं
कि आप कितने खास हैं और कौन आपकी असली वैल्यू समझ सकता है। किसी के साथ ज़्यादा समय ना बिताए। क्या आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी नहीं समझ पाएगा और न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। यह आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध ना रहे। आप जितना ज़्यादा ज़रूरत से कम उपलब्ध रहोगे दूसरों आपकी इतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। नंबर सेकंड पर आता है हमारा कम बोले। क्या आप किसी से हद से ज़्यादा बात करते हैं? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हों या ज्ञान देते हों, आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोले। आप जितना कम बोलोगे आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अपना समय बर्बाद ना करें। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरों का इंतज़ार करके बिना मतलब के बातें करके साथ रहकर आदि तरीके से आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना है। और आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद है, जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। नंबर थर्ड पर आता है हमारा अपनी तारीफ खुद ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज़्यादा करता है उस इंसान की वैल्यू भी कम हो जाती है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरों का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती न करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे।
नंबर 4 पर आता है हमारा ज्ञान बढ़ाएं। बिना ज्ञान वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान कई तरह का होता है। आप अपने अनुसार से अपना अच्छा से अच्छा ज्ञान लें। आपके पास जितना ज्ञान होगा आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ज्ञान होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे। बिना ज्ञान के किसी से भी बात करना मुश्किल होता है। ज्ञान रखने के साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों के लिए साझा करें। आप अपने ज्ञान को अपने काम से दूसरों को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाए कि आपके पास ज्ञान है। बस ज्ञान हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। नंबर 5 पर है अपनी पहचान बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे आपके दोस्त भी आपको उस प्रकार का ही वैल्यू देंगे। आप अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं। और नंबर 6 पर आता है हमारा अपने वचन को पूरा करें। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़े तब ही हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने के पहले ही सोच लें कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसका समय न के अनुसार पूरा कर दे। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़े। प्रॉमिस अधूरा छोड़ने का कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 पर आता है हमारा बहुत ही मज़ेदार सफल इंसान बनो। आखिरी पर बहुत ही ज़रूरी है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। आप ऊपर बताए गए सभी नियमों को पालन करें, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पर आप अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप बढ़ाए रखने के आप कामयाबी की ओर बढ़े। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इस बात का आप खास ध्यान रखें। नंबर 8 पर आता है निष्कर्ष कि इस बात से निष्कर्ष क्या निकला है। दोस्तों, आज हमने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताया है वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें हमेशा ही अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें किसी के लिए इतना फ्री नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फ़ायदा उठा सके। और यदि
आप भी अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं? यदि आप भी यह समझाना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, तो हमारे इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। यह कहानी जयधाम नगर के पास बसा एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक रेयांश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में रेयांश के अलावा उसकी माँ और पत्नी रहती थी। रेयांश का एक खेत था जिसमें वो खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाता था। एक दिन रेयांश सुबह खेती करने के लिए घर से निकल जाता है और वह आज बहुत खुश था क्योंकि इस बार की फसल उसकी बहुत अच्छी हुई थी और उन पैसों से उसने अपना सारा कर्जा भी चुका दिया था। यह सभी सोचकर वो खेतों की ओर बढ़ रहा था और जब वो खेतों पर पहुंचता है और जब उसने खेतों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके खेतों में खाट बिछाकर उसके ऊपर बड़ी शान से बैठा हुआ है और उसके साथ 4 लोग भी वहाँ मौजूद थे। रियांश एक बार तो बहुत घबरा गया, परंतु उसने हिम्मत करके पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? ओहो जमींदार साहेब, आइए आइए, हम पिछले 1 घंटे से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? पर क्यों? अरे जमींदार बाबू, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे आसपास जो 4 खेत थे वो मैंने ले लिए हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये खेत भी तुम मुझे दे दो। इन कागज़ों पर अंगूठा लगा दो। माफ़ करना भाई साहब, पर मैं ये खेत नहीं बेच रहा हूँ। अरे रे रे जमींदार बाबू, हम यहाँ खेत खरीदने थोड़ी आए हैं, छीनने आए हैं। यह सब सुनकर रेयांश बहुत घबरा गया और घबरा कर बोला, मैं कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जोगिंदर पागलों की तरह नाचने लगा। यह देखकर रेयांश चौंक गया और सोचने लगा कि मैंने तो इसे मना कर दिया तब भी इतना खुश हो रहा है। वह कुछ और सोच पाता तभी पीछे से आवाज़ आई, मालिक, मैं ले आया इसे। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक आदमी तलवार के दम पर एक औरत को साथ में लेकर आया था। उसका नाम मंगल था और वह जोगेंद्र के कहने पर रेयांश की पत्नी को उसके घर से डरा कर लाया था। यह देखकर रेयांश बहुत घबराने लगा। जोगेंद्र और उसके साथी खुशी के मारे झूम उठे। अब रेयांश को अंगूठा लगाने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने घबराकर अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगते ही जोगेंद्र के आदमियों ने उन्हें खेत से भगा दिया। रेयांश रास्ते में घर जाते हुए बहुत परेशान हो रहा था। वह सोच रहा था कि अब मैं मेरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। अभी तो मैंने सारा कर्जा चुकाया था और अब ये हो गया। यह सभी सोचते सोचते कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। वह घर के अंदर गया तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा रस्सू, तुम रेनू को लेकर कहाँ चले गए थे? मैंने रेनू को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर मैंने बाहर भी देखा तो वहाँ भी नज़र नहीं आई। असल में उसकी माँ रेयांश को रस्सू कहती थी। वह माँ, मैं रेनू को आज अपने खेतों में लेकर गया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? नहीं बेटा, वह घर में नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं उसको ढूंढ रही थी। अब कोई बात नहीं, चलो जाओ आराम कर लो। रेयांश अपने कमरे में चला गया और परेशान होकर आंखें बंद करके लेट गया। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो सोकर उठा तो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाँ, वो मैं अभी आई थी, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर रेयांश हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया।
उसने देखा कि आज रेनू ने कड़ी चावल बनाए हुए हैं। उसने जब खाकर देखा तो कहा, आज तो कड़ी चावल खाकर मज़ा ही आ गया। तुमने बहुत अच्छे कड़ी चावल बनाए हैं। यह सुनकर रेनू बहुत खुश हो गई और बोली, मैं पिछले महीने ही अपनी सहेली रजनी के पास गई थी। उसका शहर में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो मैं उससे यह कढ़ी चावल बनाना सीख कर आई थी। रेनू सुनो, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना हम कड़ी चावल का एक छोटा सा ढाबा खोलें। वैसे भी तुम कड़ी चावल तो बहुत अच्छे बना ही लेती हो। अब अपने पास खेत भी नहीं है जो हम खेती बाड़ी करके गुजारा करें। वैसे भी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। हाँ जी, यह सही रहेगा। मैं भी कुछ दिनों से ऐसे ही सोच रही थी कि आपके साथ तो कुछ काम में हाथ बटाऊं, ताकि घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाए। और वैसे भी मेरा घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, दिन भर में मेरा मन नहीं लगता। हाँ तो फिर ठीक है, अभी तो अपने पास फसल के कुछ रुपए भी रखे हुए हैं। हाँ जी, ठीक है, कल से ही हम काम शुरू करते हैं। अगले दिन रेयान शहर जाकर चावल और कुछ चिप्स के पैकेट घर ले आता है और छाछ के लिए दूधिया से कह देता है। फिर वह एक अच्छी सी ज़मीन देखकर वहाँ पर अपना दुकान बना लेता है और उसके सामने एक ब्रांच भी लगा देता है। सारी तैयारी होने के बाद रेयांश ने देखा कि शाम हो चुकी है और थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। फिर वह घर जाने के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर रेनू को आज के बारे में बताता है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है और कल से ही हम काम पर जा सकते हैं। जब वह खाना खा पी कर सोने के लिए अपने कमरे में जा ही रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि दरवाजे से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि रेयांश का भाई राजू था। अरे राजू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? भाई, दिन में तो मुझे खेतों के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं रात में ही आपसे मिलने आ गया। असल में राजू उसी गांव में रेयांश के घर से कुछ दूरी पर रहता था। राजू के पास भी रेयांश के जितना ही खेत था, जिसमें वह भी खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाता था। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, कुछ बात ही कर लेते हैं। यह कहकर सभी बातें करने लगते हैं और बहुत खुश होकर बात करते हैं। बात ख़त्म होने पर राजू को कुछ याद आता है और बोलता है, हाँ मैं तो यह भूल ही गया कि आज मैं जब अपने खेतों से घर आ रहा था तो जोगिंदर और उसके साथियों से मैंने यह सुना कि अब रेयांश के खेतों पर अपना ही कब्जा है। पहले तो मैंने सोचा कि होगा कोई और रेयांश, पर जब भाभी का भी नाम लिया तो मैं तुरंत हाथ मुंह धोकर आपके पास आ गया। भाई, यह बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही है। कल मैं जब खेतों पर गया तो उसने सारी बात अपने भाई राजू को बताई जो कल सुबह हुई थी। जैसे जैसे रेयांश अपनी बात बताता जा रहा था वैसे वैसे राजू को बहुत गुस्सा आता जा रहा था। जब रेयांश ने बात ख़त्म की तो राजू बोला, भाई आप मुखिया के पास क्यों नहीं गए इसकी शिकायत लेकर? अरे मैं क्या लेके जाऊं उसके पास शिकायत? वह तो खुद जोगेंद्र के साथ मिला हुआ है। उसके कारण ही तो जोगेंद्र सभी के खेतों को अपने कब्जे में ले रहा है। इतने में राजू का फ़ोन बज गया और उसने फ़ोन को उठाया तो इधर से आवाज़ आई, अरे आप कहाँ चले गए हो बिना बताए? इतनी रात हो गई है, कब आओगे घर? यह आवाज़ उसकी पत्नी शिवानी की थी। वह बिना बताए और बिना खाना खाए हुए ही यहाँ आ गया था। हाँ, मैं भाई के पास आया था कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। अब मैं बस आ ही रहा हूँ। यह कहकर राजू ने फ़ोन रख दिया और बोला, अब तुम क्या करोगे भाई? चाहो तो मेरे खेतों में मेरे साथ काम कर सकते हो। अभी तो मैं चलता हूँ, बहुत रात हो रही है। यह कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेयांश और रेनू अपनी दुकान पर आ जाते हैं और रेनू कड़ी चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद कड़ी चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। जब एक आदमी वहाँ से निकल रहा था तो उसको बहुत ही अच्छी खुशबू आई। उसने देखा कि वहाँ पर एक दुकान खुली हुई है। वह दुकान की तरफ गया और दुकान पर जाकर बोला, अरे भाई, एक प्लेट कितने की दे रहे हो? भाई, छोटी तो 30 की और बड़ी 50 की है, आपको कौन सी लगा दूँ? भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है,
तो आप ऐसा करो, मुझे बड़ी प्लेट ही लगा दो। तो रियाज ने एक बड़ी प्लेट कड़ी चावल लगा दी। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। इस कहानी का नाम राजा और बूढ़ा आदमी। पुराने ज़माने की यह बात बहुत ही दिलचस्प और बड़ी सीख देने वाली है। उस ज़माने में राजाओं का राज हुआ करता था। भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुआ करते थे और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी आदतें हुआ करती थी। एक राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी लोगों को यह कह रखा था कि अगर वो किसी की तारीफ में वाह कर दे तो उस व्यक्ति को इनाम में 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी। हालांकि यह राजा इतनी आसानी से किसी की बात से या काम से प्रभावित नहीं होता था, इसलिए उसके आदमियों को कभी किसी को मोहरे देने की नौबत आई ही नहीं। एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। बीच सफ़र में एक बूढ़ा आदमी का घर आया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 90 साल से भी ज़्यादा का लग रहा था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, फिर भी वह बड़ी मेहनत से एक फल देने वाला पेड़ का पौधा अपने घर के बगीचे में लगा रहा था। राजा को उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा जो फल का पौधा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। बूढ़ा आदमी की हालत देखकर लगता है कि वह शायद ही 1-2 साल और निकाल पाएगा। फिर बूढ़ा आदमी क्यों इतनी मेहनत और तकलीफ़ उठा रहा है? राजा अपने आदमियों के साथ उन्हें के पास पहुंचा और उससे यह प्रश्न बूढ़े से किया तो बूढ़े ने कहा, महाराज, अगर यही सोच मेरे दादा परदादा रखते तो आप मेरे बगीचे के इन कई पेड़ों को जो वह मेरी उम्र के थे तब लगा कर गए थे शायद यहाँ नहीं देख पाते और ना ही मुझे उनसे फल खाने के लिए मिलते जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगाया था। मैं भी अपने बच्चों और बच्चों के भी बच्चों का ध्यान में रखकर इस पौधे को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उसका कर्ज अदा किया था, अब मैं उनका फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो उनके मुंह से वाह निकल गया। राजा के आदमियों ने राजा के मुंह से वाह शब्द सुनते ही बूढ़े आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्रे की थैली इनाम के रूप में दे दी। 1000 सोना मोहरे पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखिए महाराज, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाया, लेकिन इस पौधे ने तो मुझे आज ही सोना मोहरे के रूप में फल दे दिया। बूढ़ा आदमी के सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर राजा ने फिर से 2 बार वाह वाह बोला। राजा ने के आदमियों तो आदेश के अनुसार हर वह शब्द के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रे देनी थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 2000 सोने मोहरे और दे दी। फिर से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं पाकर बूढ़ा आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो उस बात पर विश्वास हो गया। राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह 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 निकल गया।
और बूढ़े आदमी को 3000 सोने मोहरे और मिल गई। दोस्तों, यह कहानी जितनी मज़ेदार है उतनी ही गहरी बात भी सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यह काम सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।